दोस्तों, आशना हिंदी पॉडकास्ट पर मैं आरिफ शेख आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हमारा यह दूसरा पॉडकास्ट प्रसारित हो रहा है। जैसा कि हमने कहा था कि हम नए नए विषय को लेकर पॉडकास्ट पर मिलते रहेंगे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज फिर आप लोगों के लिए हाजिर है ये एपिसोड लेकर। दोस्तों, भारत देश विशाल है। यहाँ विभिन्नता और रहन सहन के साथ विभिन्न भाषा बोली जाती है। राष्ट्रभाषा किसी भी देश की पहचान और गौरव होती है और हिंदी हिंदुस्तान की भाषा है जो हिंदुस्तान को एकता में बांधे रखती है। हिंदी हमारे देश की पहचान है। हिंदी भाषा ने अखंड भारत को जोड़ रखा है। आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाकर हिंदी जनप्रिय बनी है। हिंदी भाषा जागृति और चेतना है। विश्व में मुख्य भाषा में हिंदी का समावेश होता है। यह हमारे लिए अभिमान की बात है। हमारा कर्तव्य है कि भाषा को हमें उजागर करना चाहिए। हिंदी की परिभाषा ही परम बनाई है, इसलिए हिंदी धरती का श्रृंगार बनी है। हिंदी साहित्यकारों में हिंदी भाषा को बहुत बड़ा पैगाम दिया है। हिंदी भाषा ईमानदारी सिखाती है। हिंदी की प्रेरणा ही हमें स्वयं प्रेरित करती है। हिंदी एक अद्भुत भाषा है। हम लिखते हैं वैसे ही पढ़ते हैं। खूबसूरत और सुंदरता हिंदी का एक महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों, आशना हिंदी पॉडकास्ट के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जलगांव शहर के जाने माने एमजे महाविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश जी तायडे सर से। इससे पहले कि हम बात करें, मैं आप सभी को उनका परिचय करा दूं। प्राध्यापक डॉक्टर सुरेश जी तायडे सर एमजे महाविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष रहे। उसी तरह तायडे सर उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय जलगांव के हिंदी अध्ययन मंडल के सदस्य के रूप में कार्य कर चुके हैं। हिंदी साहित्य से संबंधित आपके 11 पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। स्वातंत्रोत्तर हिंदी नाटकों में शोषण के विभिन्न रूप, ब्रोकन मैन, सुलभ काव्यशास्त्र, 21वीं सदी और हिंदी दलित नाटक आदि किताबें प्रकाशित हुई है। उसी तरह आपके शोध लेख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समय समय पर प्रकाशित हुए हैं। आकाशवाणी जलगांव से कहानी, कविता, परिसंवाद आदि में आपने सहभाग लिया है। अनेक संस्था, सरकारी कार्यालय, बैंक, दूरदर्शन, LIC, डाक कार्यालय, BSNL आदि में हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु कार्यभाषण भी आपने दिए हैं। उसी तरह आप उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय के हिंदी प्राध्यापक परिषद सलाहकार भी रह चुके हैं। आपको हिंदी साहित्य में उल्लेखनीय कार्य के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें अखिल भारतीय सामाजिक एकता पुरस्कार मुंबई, समाज रत्न पुरस्कार मुंबई, आदर्श शिक्षक पुरस्कार जलगांव आदि अनेक पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया है। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध डॉक्टर सुरेश जी तायडे सर अपना ज्ञान, अनुभव का भंडारण तथा उनके विचार आज हमारे आशना पॉडकास्ट पर साझा करेंगे। तायडे सर, आशना पॉडकास्ट की ओर से मैं आरिफ शेख आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद भाई। मराठी भाषिक डॉक्टर सुरेश जी तायडे सर, आपका हिंदी साहित्य से लगाव रहा है, तो इस बारे में हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं बात करना चाहूँगा और बड़ी खुशी होगी। मैं पहले आपको बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन करता हूँ आपका और आपको धन्यवाद भी देता हूँ। शुक्रिया सर। मुझे इस बात का गर्व है कि आप मेरे छात्र रहे हैं। जी सर। और आप हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही तारीफ काबिल है, इसीलिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ। जी सर, शुक्रिया सर। मित्र जी, हिंदी मेरी ईमान है, हिंदी पहचान है, हिंदी हूँ, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। बढ़े चलो हिंदी की ओर डगर, हो अकेले फिर भी मगर, मार्ग की कांटे भी देखना, खुद बच जाएंगे पत्थर। वाह। इस तरह हमारी हिंदी है। बिल्कुल। मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि हिंदी की ओर आना और फिर आगे बढ़ते चले जाना और आज आपके सामने मैं उपस्थित हूँ, इसके पीछे एक बहुत रोचक कथा भी है। मैं एक बहुत छोटे से गांव से हूँ
जहाँ ना अखबार मिलता था, ना बस आती थी, ना शिक्षा की कोई व्यवस्था हुआ करती थी। मुझे बचपन में एक मराठी स्कूल में अध्यापक थे पढ़ाने के लिए। आज वे हमारे बीच नहीं है, मैं उनको इस मौके पर याद करता हूँ। आचार्य डॉक्टर एस के जोगी। जब मैंने रावेर जैसे छोटे से महाविद्यालय से बीए किया, वहाँ केवल 3 विषय थे, भूगोल, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी। तो मैंने पेट का प्रश्न मेरे सामने था, इसलिए मैंने अंग्रेजी बीए नहीं किया। जब मैं जलगांव एमजे कॉलेज में यहाँ आया पढ़ाई के लिए, तो मेरे सामने सबसे दिक्कत बड़ी ये थी कि गरीबी, और फिर रहा कैसे जाए, क्या खाया जाए, कैसे कि यहाँ हम टिक सके। तो मुझे जोगी सर मिले और उन्होंने कहा कि अंग्रेजी लेकर ये तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं होगा, तो सीधा सीधा एक काम करो, आप काम भी कर सकते हो, आप रात पाली में काम कर सकते हो, हिंदी ले लो, हिंदी का अध्ययन करेंगे और हिंदी रात आप आगे बढ़ती चले जाएंगे। पढ़ते देखते मुझे हिंदी की रुचि लग गई। और हमारा जो विभाग था एमजे कॉलेज का, उस जमाने में बहुत संपन्न व्यक्ति थे। आदरणीय तेजपाल चौधरी थे, साड़वेकर मैडम थी, जावड़े मैडम थी, एबी पाटिल सर थे, बड़े दिग्गज लोग थे। और जब इनके समक्ष हम कक्षा में बैठते थे तो लगता था कि हम कहीं साधना क्षेत्र में बैठे हैं। तो मैं पहले साल ये में पहले वर्ष में पहला, फिर मुझे लगन लगी, फिर दूसरे वर्ष में मैं पहला आया। और मैं ये पहला आया तो फिर मुझे उसमें सही मायने में कुछ मित्र मिले, जिसमें एक मिर्जा नामक मेरा एक मित्र था। तो धीरे धीरे हिंदी को रुचि बढ़ी, पढ़ना शुरू हुआ। और पढ़ाई करते समय मैं एमजे कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल, जो वहाँ मैं वॉचमैन के काम करता था। वॉचमैन का काम करने में मुझे सहूलियत ये हुआ करती थी कि मैं रात में पढ़ाई करता था और साथ साथ निगरानी करता था हॉस्टल की। उससे ये हुआ कि मेरा अध्ययन तो हुआ, पर मेरी पढ़ाई बहुत जोर शोर से चल रही थी। 2 सालों में मैंने हिंदी की इतनी सारी पुस्तकें पढ़ी कि आज वो सारे दिन मुझे फिर से याद आ रहे हैं। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते मुझे हिंदी में लगा हुआ, हिंदी की पढ़ाई शुरू हुई और मेरे ही गुरुजनों के मेहरबानी से मुझे हिंदी के अध्यापक के तौर पर नौकरी लगी। और फिर वो सिलसिला चल पड़ा और आगे मैंने अपना ये काम पढ़ने का, पढ़ाने का और लिखने का जारी रखा। और मुझे ये गर्व है कि मैं एमजे कॉलेज जैसे नामी गिरामी महाविद्यालय में एक हिंदी का अध्यापक, हिंदी का छात्र और धीरे धीरे हिंदी का वो ये विभागाध्यक्ष और फिर उपप्रधान के तौर पर मैंने वहां से सेवानिवृत्त हुआ, अवकाश ग्रहण कर लिया। इस तरह मेरा ये हिंदी का सफर रहा है। जी सर, आपने जो हिंदी में कर किया, आपका जो सफर रहा, हाँ, अध्यापक, फिर हिंदी के विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के हिंदी मंडल में नियुक्ति। हाँ, देखिए भैया, बात यह ना कि आप कुछ करोगे जी तो लोगों के निगाहों में आओगे। आप कुछ अपना हुनर दिखाओगे तो लोग पहचानेंगे। मैंने धीरे धीरे हिंदी में बात करना, हिंदी में व्याख्यान देना, आकाशवाणी, तरह तरह के सेमिनार और तरह तरह के हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए फिर वो तरह तरह की बैंक होंगे, सरकारी कचहरियां होंगी, यहाँ जाना शुरू कर दिया। और व्याख्यान देते देते एक तरह की पहचान हुई। और इस पहचान के साथ साथ मैंने अपना लेखन कार्य भी शुरू किया। जिम्मेदारी ये थी कि एमजे कॉलेज जैसा इतना बड़ा महाविद्यालय, एमजे कॉलेज के इतने बड़े महाविद्यालय के परंपरा में उसमें भी हिंदी विभाग, जिसकी नींव रखी थी उन तांबेकर सर, तेजपाल सर, ऐसे बड़े बड़े हस्तियों ने। तो मेरे सामने ये चैलेंज था, मेरे सामने एक बहुत बड़ा ये चैलेंज और जिम्मेदारियां थी कि इन लोगों ने जो वो रास्ता तय किया, इन लोगों ने जो रास्ता बनाया, उस रास्ते पर यदि चलना है तो हमें उनकी तरह तैयार होना पड़ेगा, उनकी तरह हमें सक्षम बनना पड़ेगा। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर, उन्हीं के मार्गदर्शन पर, मेरे साथ तेजपाल थे, मेरे साथ जावड़े मैडम थी, मेरे साथ एबी पाटिल सर थे। इन लोगों के मार्गदर्शन से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, हिंदी विभाग का अध्यक्ष हुआ। उस 7-8 साल लीडर रहा, उप प्राचार्य बना। और ये सारे करते समय फिर मुझे वैसे देखा जाए तो या
हमारी जो संगठन होते हैं, कुछ लोगों को ये लगता था कि ये सुरेश तायडे नहीं आना चाहिए अध्ययन मंडल में, उसमें जातीय के कारण तो है ही, परंतु संगठन के अध्यक्ष और अन्य जो लोग थे जो मुझे जानते थे, उनका ये मत था कि हिंदी मंडल में ऐसे आदमी होने चाहिए। एमजे कॉलेज है, एमजे कॉलेज का ग्रंथालय बहुत विस्तृत है, जो हमें आगे आकर जो अभ्यासक्रम वगैरह होता है, सिलेबस होता है, उसके लिए बहुत उपयुक्त होगा। और 5 साल हमने बहुत जी जान से मेहनत की, तरह तरह के अच्छे अच्छे सिलेबस बनाए और ऐसे सिलेबस पे पाठ्यक्रम में ऐसी पुस्तकें रखी कि जिसकी कहीं नोट्स नहीं मिलती थी, उसका ही कहीं न कहीं से हमें पुस्तकें प्राप्त करके अध्ययन करके ही कक्षा में जाना होता था। और ये चैलेंज मैं बार बार करता रहा और ये चैलेंज मैं स्वीकारता रहा और मुझे आदत सी हो गई कि कुछ तो नया किया जाए, चैलेंज, आह्वान, और फिर इस तरह मैं ये सफर पूरा करता रहा और हिंदी की सेवा करता रहा। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, हाँ, राष्ट्रभाषा में करियर की दृष्टि से युवा पीढ़ी के लिए क्या अवसर है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अब मैं थोड़ा सा एक अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जी बिल्कुल कि जब हम पढ़ाते थे एमए के कक्षा में, आप भी थे जी। तो लड़कियां मुझे सीधा सवाल करती थी कि क्या है सर कि जलगांव और खानदेश और इसमें दहेज की प्रथा और फिर रोजगार की समस्याएं, तो लड़कियों के साथ शादी कौन करेगा। लड़की ये कहते थे कि सर एमए करने के बाद क्या, फिर एक बहुत बड़ा शून्य, एक बहुत बड़ी रिक्तता, क्या किया जाए। तो हमने एक बहुत अच्छी तरह से हर साल एक वर्कशॉप लेना शुरू कर दिया। पहले तो हमने प्रारंभ किया नेट सेट से कि नेट सेट वर्कशॉप फ्री में लिया जाए जी। फिर वो हमारी एमजे का छात्र होगा या खानदेश के जो भी आना चाहेगा ऐसा छात्र होगा। और हमने हमारी तरफ से पहला तो मैंने ही प्रारंभ किया, पीरियड मैंने लेना शुरू किया, मेरे सहयोगियों ने लेना शुरू किया और बाहर के भी लोग हमने शुरू किए। देखते देखते उसका विस्तार इतना बढ़ता गया कि अन्य डिपार्टमेंट के लोग भी हमसे मिले, अन्य डिपार्टमेंट के लोग भी आकर जुड़ने लगे और करते करते एक तरह से वो कारवा बन गया और वो सक्सेस हुआ। दूसरी बात यह है कि हम छात्रों के सामने तरह तरह के क्षेत्र के लोगों को बुलाकर उनको मार्गदर्शन किया करते थे। आज हम देखते हैं कि डिजिटल युग है, पूरा विश्व एक गांव बन गया है और इस सारे प्रतियोगितात्मक युग में जीना है, टिकना है, रहना है, तो उसके लिए हमें स्किल या जिसको हम कहते हैं उसमें प्रवीणता प्राप्त करना ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए कभी हमने संगणक का वर्कशॉप लिया, कभी हमने डिजिटल का वर्कशॉप लिया, कभी हमने तरह तरह की काव्य प्रतियोगिताएं ली, कभी निबंध लेखन प्रतियोगिताएं ली, या इसके साथ साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन भी बुलाए ताकि बच्चों को प्रेरणा मिले। अब मैं ये बहुत नाच के साथ कहना चाहूंगा कि जो छात्र, जो युवा, जो आज के आधुनिक लोग ये कहते हैं कि कला शाखा या भाषा या हिंदी लेकर रोजगार की क्या बात है, बहुत बड़ी समस्या है। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि जिस किसी युवक ने, किसी छात्र ने हिंदी में एमए कर लिया या बीए कर लिया और उसने यदि ठान लिया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, उसमें यदि कुछ हुनर है, उसके पास यदि कुछ कला है, यदि वो बोलना चाहता है, तो उसके लिए हजारों लाखों दरवाजे खुले हुए हैं रोजगार के। हम बात करें तो नेट सेट कर सकते हैं जी। हम, माध्यमिक स्कूल में, जूनियर कॉलेज में, सीनियर कॉलेज में अध्यापक बन सकते हैं। और आज हम देखते हैं कि मीडिया, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप समाचार पढ़ सकते हैं, समाचार लिख सकते हैं, आप सरकारी न जाने कितने सारे कार्यालय, बैंक है, रेल है, बीएसएनएल है, एलआईसी है, वित्तीय संस्थाएं बहुत सारी हैं, तो आदि में आपके लिए सेवा करने का मौका है जी। पत्रकारिता है। और सबसे बड़ी बात तो आज है कि दुभाषिया या अनुवादक, यह बहुत बड़ा क्षेत्र है। आप यदि इस तरह इसमें कोई छोटा सा कोर्स कर लेते हैं, कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर लेते हैं और उसमें महारत आप हासिल कर लेते हैं, तो आपको रोजगार की कोई कमी नहीं। आपको बताऊं कि मैं ज्यादा पैसों को अहमियत नहीं देता। मैंने 6 काव्य संग्रह और एक मराठी कादंबरी उपन्यास का हिंदी में अनुवाद किया, तो मुझे इतना आनंद आता है अनुवाद करने में, जो चैलेंज होता है। और उसमें भी यदि आप किसी बोली भाषा के साहित्य को प्रमाण भाषा में अनुदित करते हैं,
मराठी का हिंदी में अनुवाद करते हैं तो उसमें बहुत चैलेंज है। यदि आप इस तरह का अनुवाद करते हैं तो एक पेज के आपको 20-25 रुपए तुरंत मिल जाते हैं, एक पेज के। और मराठी क्षेत्र में आप जानते हैं कि तरह तरह के पॉम्पलेट करने हैं, जी तरह तरह की बातें हैं, अनुवाद करना है, और प्रूफ रीडिंग का काम का यदि आप करते हैं, आपने थोड़ा ग्रामर जान लिया जी तो आप उसमें आप माहिर हो जाते हैं। आप जैकी बन सकते हैं, रेडियो में अनाउंसर बन सकते हैं, दूरदर्शन है, आप मनोरंजन के क्षेत्र में हैं, विज्ञापन का क्षेत्र है, टीवी का क्षेत्र है। आप विज्ञापन के क्षेत्र में यदि उतरते हैं तो हार के बाद जीत है। एक वाक्य के लिए आप 2500, 100 या लाख रुपए कमा सकते हैं। एक वाक्य के लाखों रुपए मिलते हैं। बिल्कुल। पर आप में हुनर होना चाहिए, आप में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आप में सर्जनशीलता होना चाहिए। तो इस तरह वो रोजगार की कोई कमी नहीं है, कमी है हमारे अंदर। हमें उस कमी को निकालना है। हमें हिंदी की तरफ पॉजिटिवली देखना चाहिए, रोजगार की दृष्टि से देखना चाहिए। हिंदी की तरफ यदि हम इस नजरिए से देखते हैं तो हिंदी हमें नाम भी दे सकती है, काम भी दे सकती है, हमें पैसा भी दे सकती है, और हमारा समय भी बहुत बेहतरीन ढंग से गुजर सकता है। कोरोना काल में मैंने 2 पुस्तक अनुवाद किए, मुझे इतना मजा आता है और हमारा समय बहुत अच्छी तरह से गुजर जाता है। तो रोजगार के जो सारे समस्याएं आज हमारे सामने हैं, तो ये समस्या नहीं है, समस्या है हमारे मन की, समस्या है हमारे विचारों की, और समस्या है हमारे नकारात्मक दृष्टिकोण की। उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। तो आप इस सारी मानसिकता से बाहर निकलिए, बहुत सारे दरवाजे खुले हैं आपके लिए रोजगार के, रोजगार की कमी नहीं है। बस आप हिंदी की प्रामाणिकता के साथ सेवा कीजिए। जी। मौखिक हिंदी और लिखित हिंदी में इसमें अलग अलग क्या विशिष्ट है सर? हाँ, वैशिष्ट ये है कि देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आप जितना ज्यादा पढ़ते हैं तो पहले से आपकी भाषा और शब्द संग्रह आपका बढ़ेगा। जी, शब्दों। और भाषा की खासियत ये होती है कि आप जितना प्रयोग करोगे, जितना इस्तेमाल करोगे, उतने आप उसमें माहिर होते जाओगे। अब क्या होता है ना कि हमारे यहाँ अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोलियां, अलग अलग प्रांत है, अलग अलग माहौल है। अब उत्तर भारत में जाएंगे तो वहाँ थोड़ा ठंडा प्रदेश होने के कारण वहाँ का उच्चारण हमारे शरीर की जो रचना होती है तो उसमें थोड़ी दिक्कत है। हम दक्षिण भारत के लोग, विशेषतः महाराष्ट्र के लोग, हम संस्कृत प्रचुरता के मानने वाले लोग हैं, हम संस्कृत को विशेष मानते हैं। और मराठी संस्कृत से आइए, हमारा जो उच्चारण होता है वो स्पष्ट होता है। पर उत्तर भारत में ठंडे वातावरण के कारण या माहौल के कारण वहाँ आप स्टेशन नहीं कहोगे, वहाँ आप इस स्टेशन कहोगे। जी, वहाँ और स का उच्चारण ये होता है। हाँ, वहाँ ये तो भाषा शास्त्र के अनुसार इसका अलग अलग अध्ययन हो सकता है। आप वहाँ स्कूल नहीं कहते, वहाँ स्कूल कहा जाता है। जी तो भले ही वहाँ स्कूल कहा जाता होगा, स्टेशन कहा जाता होगा, या हिंदी में बहुत कहा जाता होगा, पर लिखते समय उसको बहुत लिखना है, उसको स्टेशन ही लिखना है, उसको स्कूल ही लिखना है। तो ये कब हमें आता है कि हम निरंतर पढ़ते हैं, हम तरह तरह के इस तरह के लोगों का अध्ययन करते हैं, अलग अलग प्रांत के साहित्य का जब अध्ययन करते हैं, बोलियों का अध्ययन करते हैं, तो ये बात यूं ही हमारे दिल में, जहन में आ जाती है, हम सीखते चले जाते हैं। इसके लिए नहीं होती, ये यूं ही आ जाता है। आप यदि प्रयास करेंगे तो हिंदी में आप ये सारी बातें आप ही आप आ जाती है। सर जी, आशना हिंदी पॉडकास्ट के श्रोताओं को आप आज इस मंच द्वारा क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश मैं दे देने काबिल तो नहीं हूँ, एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ हिंदी का, पर बात करना जरूरी है। इस मौके पर आपने मुझे एक बहुत बड़ा अच्छा मौका दिया है। हिंदी पहले तो हमें सीखने की जरूरत नहीं, उसके लिए पढ़ाई की आवश्यकता है, और बार बार पढ़ने से हिंदी हमारी शुद्ध होती जाएगी, उसका प्रयोग करने से उसमें निखार आएगा। दूसरी बात यह है कि ये जो देश है हमारा, ये विविधता से सजने वाला देश है। बिल्कुल। जो अपनी बोली बोलता है वह स्वतंत्र होता है। जैसे कि कोयल कोयल गाती है तो वह स्वतंत्र है, वो अपनी बोली बोलती है। परंतु इसके विपरीत यदि हम देखते हैं कि तोता पिंजड़े में बंद है क्योंकि वो दूसरे की भाषा बोलता है, दूसरे की बोली बोलता है।
भारत एक संप्रभुत्व राष्ट्र है और संप्रभुता के लिए सभी वांछित तत्व इसके पास है, परंतु दुख यह है कि अच्छा होता कि इसकी कोई एक राष्ट्रभाषा होती। स्वतंत्रता को आज 75 वर्ष हो गए, हम जिसको कहते हैं कि अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जिसकी दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव है। वैसे भी देश की सभी भाषाएं महान है, सभी भाषाओं में महान साहित्यकार है जिन्होंने कालजयी साहित्य दिया है, सर्जना की है, लेकिन इस सब के बीच हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सभी में एक ऐसा अदृश्य धागा है हिंदी रूपी, जो इतना पक्का, इतना दृढ़ है कि वो टूट नहीं सकता। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और फिर पूरी से ओखा तक सभी लोगों को एक राष्ट्र बनाने का काम जो किया है वो हिंदी ने किया है, और इसीलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करना चाहिए। और ये जो घोषणा पूरे राष्ट्र का मन शामिल होना चाहिए इसमें। जिस तरह 1965 में दक्षिण वालों ने विरोध किया, बहुत बड़ा आंदोलन किया, राजभाषा बनाने के बाद उसको राष्ट्रभाषा नहीं होना चाहिए, इस तरह की बातें की, तो मैं सभी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी हमारा आत्मसम्मान है, हिंदी हमारी शान है, हमारी राष्ट्र की वह वाणी है, और हिंदी हमारी संस्कृति का, हमारे सभ्यता का एक तरह से आईना है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 नंबर पर हमारी हिंदी है। बहुत बड़े पैमाने पर हिंदी बोली जाती है। बहुत सारे लोग आज हिंदी बोलते हैं। हमारे पड़ोस के जितने सारे राष्ट्र हैं उसमें हिंदी बोलने वालों की संख्या ज्यादा है, तादाद ज्यादा है। नेपाल हो, मॉरिशस हो, फिजी है, सूरीनाम है, युगांडा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका जैसे सभी देशों में हिंदी बोली जाती है। वहाँ तरह तरह की पत्रिका निकाली जाती है। और आज इन 10 सालों की यदि हम भाषा कहें या भाषा के बोलने वालों की तादाद कहें तो 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग उसमें जुड़ गए हैं। इन 5 सालों में दक्षिण के लोगों में हिंदी सीखने की ललक पैदा हो गई है और उसमें वृद्धि हुई है 22% लोगों की। शब्दकोश की बात करते हैं तो कम से कम 20,000 शब्द बढ़ गए हैं और आज हमारे हिंदी के शब्दकोश में 1.5 लाख से अधिक शब्द हुए हैं। उसमें हिंदी सिनेमा ने बहुत योगदान दिया है। इंटरनेट आज बहुत बड़ा काम कर रहा है। इंटरनेट के जरिए हम देखते हैं कि हिंदी बोली जाती है, पर अपेक्षा ये है मेरी कि जिस तरह हम राष्ट्रगान को सम्मान देते हैं, जिस तरह हम राष्ट्रध्वज को सम्मान देते हैं, तो सभी ने हिंदी को यदि इस तरह हमारे आंखों का तारा बना लिया, उसको मान सम्मान देने की बात की, तो हिंदी राष्ट्रभाषा बने बगैर नहीं रही। क्योंकि हिंदी का सम्मान हिंदी, बोलियों की जान हिंदी, दे मनोरम भाव परिचय, काव्य की पहचान हिंदी, देवानी से प्रखर अरु, सौम्यता का मन हिंदी, कह कहरा अनुपम अनूठा, अक्षर सुज्ञान हिंदी, शब्द स्वर व्यंजन निराले, लेखनी की आन हिंदी, सुर मेरा जैसी की तान हिंदी, शान हिंदी, नव लिखी इस गीतिका में संदिली सोपान हिंदी। हिंदी इतनी महान है, इतने ऊंचे औहदे उसमें पाए हैं लोगों ने, पहचान है। और मुझे गर्व है कि मैं हिंदी का छात्र हूँ और हिंदी के कारण मुझे पहचान मिली है। आज आप जैसे लोग मुझे बुलाते हैं, तरह तरह के महाविद्यालयों में, कॉलेजों में, सरकारी कचेरियों में बुलाते हैं, तो केवल हिंदी के लिए। और इसीलिए हमें प्रण करना होगा कि हिंदी आज हमारे देश के विकास के लिए बहुत उपयुक्त है। यदि हमारे देश का सही मायने में विकास करना होगा तो हमें हिंदी बोलना होगा, क्योंकि हिंदी आज व्यापार की भाषा बन गई है। हिंदी आज आम जनता की भाषा है। हिंदी जन जन की भाषा है और जनता ही देश का विकास करेगी, कोई उच्च शिक्षित लोग नहीं। हम देखते हैं कि राजनेता हो या एक्टर हो, वे अंग्रेजी में बात करते हैं। जैसे भारतीय जनता सारी की सारी अंग्रेजी लिखी पड़ी है। कितने लोगों को अंग्रेजी समझ में आती है? आज बस सब्जी वाली, चाय वाला या आम जो व्यापारी है वो सारे हिंदी में बात करते हैं। इसीलिए मित्रों, हिंदी का सम्मान कीजिए और हिंदी को ही अपनाइए। हिंदी राष्ट्रभाषा बनती है तो हमारे देश की उन्नति होगी। जय हिंदी, जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार कहता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। जी सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आशना हिंदी पॉडकास्ट की ओर से मैं आपका फिर एक बार आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
तो दोस्तों, ये था आशना हिंदी पॉडकास्ट पर दूसरा एपिसोड। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नया विषय लेकर, एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। हमारे आशना पॉडकास्ट को सुनते रहिए, शेयर कीजिए। यही पॉडकास्ट खास आपके लिए यूट्यूब पर भी प्रसारित होगा। धन्यवाद।